मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जिसके बारे में अध्ययन करेंगे उसका जो मुख्य टॉपिक है ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ अगर हम किसी भी टॉपिक को यदि क्लियर करना चाहते हैं तो उन बेसिक नॉलेज को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो प्रमुख उद्देश्य है ऐसे क्वेश्चन जो प्रमुख रूप से बेसिक नॉलेज के लिए साथ ही साथ कुछ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही साथ जिस क्लास में आप पढ़ते हो जो 6 से लेकर 10 तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं का हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। जो नॉर्मली क्वेश्चन है जो कि एक जनरल साइंस की कैटेगरी में आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको समझने से पहले कोशिका। आप जानते हो कोशिका क्या है? सजीवों का निर्माण कोशिका के द्वारा होता है। सजीव जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उसका जो निर्माण होता है वह कोशिका के द्वारा होता है। कोशिका के द्वारा सजीवों का निर्माण होता है। सजीवों की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है कोशिका, क्योंकि कोशिका के विशेष समूह को ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं। फिर अंग बनता है ऊतकों के विशेष समूह से, फिर अंगतंत्र, फिर अंगतंत्र से जैसे श्वसन, उत्सर्जन, पाचन तंत्र और पूरी बॉडी बनती है। तो कोशिका जो होती है वो सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका की खोज सबसे पहले करने वाले जो थे वो रॉबर्ट हुक थे। और कब की थी? तो सन 1665 में की गई थी। तो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज सन 1665 में की गई। तो कोशिका की खोज कब हुई? तो 1665 में। कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। जीव की सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई का नाम क्या है? तो वह है कोशिका। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए। एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव वह जीव होते हैं जिनके शरीर का निर्माण एक कोशिका से होता है, यानी एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अब एक कोशिकीय जीव अमीबा, हाइड्रा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये जितने भी है वो सारे एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण ही है। अब बात आती है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक पादपों में पाया जाता है, जो एक कोशिकांग है जिसे के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट जिसे हम हरित लवक कहते हैं वो पाया जाता है। और इसी के द्वारा पत्तियां जो होती है वो हरी होती है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तियों में पाया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट अगला जो हम टॉपिक स्टार्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट, पौधों की कोशिकाओं का हरा रंग किसके कारण होता है? अभी पढ़ा था। पौधों में जो हरा जो रंग होता है वो ग्रीन पिगमेंट जो कि एक क्लोरोप्लास्ट नामक कोशिकांग होता है उसके वजह के कारण होता है। और पौधों की कोशिकाओं का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि कोशिकांग होता है जो हरित लवक के कारण होता है। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा। कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर। वाई? क्योंकि यह कोशिका को एक तरह से एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या बिजली घर के भी नाम से जानते हैं। कोशिका में गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? गुणसूत्र जानते हो? जो कि केंद्र में उपस्थित होते हैं। और मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। और जोड़ों के रूप में कहोगे तो 23 जोड़े जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं। और कोशिका में जो गुणसूत्र होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, कोशिका कितने प्रकार की होती है? नॉर्मली बात बता रहा हूँ। पादप और जंतु कोशिका संख्या के आधार पर एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, फिर आपने देखा होगा केंद्रक झिल्ली के आधार पर भी हमने प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, अनएक्सटेंक, यानी बहुत सारे अलग अलग वे आउट होते हैं। तो कोशिका को मुख्य रूप से हम कहते हैं पादप कोशिका पादप में पाई जाती है और जंतु कोशिका जो जंतु पाई जाती है। किस कोशिकांग को सुसाइड बैग यानी आत्मघाती थैली कहा जाता है और क्यों कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइड बैग ऑफ सेल। नेक्स्ट, क्यों कहा जाता है? तो उसका रीजन है बेटा क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम यानी घातक पाचक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो उसमें प्रभावित होते हैं, उसको उस क्षतिग्रस्त कोशिका को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए आत्मघाती थैली या जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका में पाया जाता है उसका क्या नाम है? कोशिका के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव कहते हैं। और कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे जीव द्रव कहते हैं। ये जीवों के जीवन का भौतिक आधार है। इसके बारे में पुरकिंजी ने कहा था। या नेक्स्ट लिए आगे देखे जाए। सजीव में आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है जीन।
जीन जो होते हैं वो लक्षणों का निर्धारण करते हैं और जीनों के द्वारा ही लक्षण निर्धारित होते हैं और ये डीएनए के द्वारा बनते हैं। डीएनए जो होता है एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, इसी डीएनए के द्वारा गुणसूत्र बनते हैं। नेक्स्ट देखो, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन से सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? दूध से दही में कन्वर्ट करना है, दूध को यदि दही में परिवर्तित करना है तो उसके लिए एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। यानी आपके घर पे दूध है, उस दूध को उस दही में कन्वर्ट करना है तो अपन जामुन का इस्तेमाल करते हैं और वो जामुन यानी लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होता है जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है, किसमें? दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। किण्वन का आविष्कार, पहले तो किण्वन होता क्या है? किण्वन शर्करा या चीनी का एल्कोहल में बदलना, शर्करा का एल्कोहल में बदलना किण्वन कहलाता है। और किण्वन के जो आविष्कार है वो लुई पाश्चर के द्वारा किया गया। तो देखिए बेटा, ये बेसिक साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का हम वन बाय वन स्टडी करें। सबसे अगला क्वेश्चन अगर बात करें तो टीके का आविष्कार यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो टीके का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो एडवर्ड जेनर थे। चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? तो एडवर्ड जेनर। यानी वैक्सीन का आविष्कार किसने किया? वैक्सीन समझते अभी कोरोना की वैक्सीन लगी होगी आपने, तो वैक्सीन जितने भी तरह की बहुत सारी बीमारियां होती है तो उनके लिए वैक्सीन होती है। तो सबसे पहले वैक्सीन का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन जो भी एक औषधि है इसका आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। हेजा रोग जो विब्रियो कोलेरी नामक जो भी सूक्ष्म जीव है उसके द्वारा होता है और ये इसका जो वाहक है, फैलाने का जो वाहक है वो घरेलू मक्खी है। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, ये वाहक का काम करता है, लेकिन इसके अंदर जो लार के अंदर जो प्लाज्मोडियम वायरस पाया जाता है जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। डेंगू रोग का वाहक है मादा एनिस मच्छर डेंगू रोग, जिसे डेंगू रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। हड्डी तोड़ बुखार, WBC की संख्या कम हो जाती है जिसके कारण ये फिर ये डेंगू रोग मतलब मादा एडिस मच्छर काटेगा तो बॉडी के अंदर WBC की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है जिसके कारण से भी बहुत सारे व्याहत होते हैं। यानी डेंगू रोग का वाहक है मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट अगर बात की जाए डेंगू रोग का वाहक कौन है तो मादा एडिस मच्छर। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों को कौन से, पहले सूक्ष्म जीव होते हैं क्या? ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों के द्वारा या नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, ऐसे जीव जिन्हें हम खुली आंखों के द्वारा या नग्न आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, हम उन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब सूक्ष्म जीवों को यदि देखना है तो कौन से यंत्र का प्रयोग करेंगे? तो सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अगली बात की जाए, एल्कोहल का उत्पादन कौन से सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है? एल्कोहल का उत्पादन याद करो, एल्कोहल का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो यीस्ट के द्वारा एल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। एक मैंने कहा था शर्करा को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? शर्करा को एल्कोहल में जो बदलना किण्वन कहलाता है। शर्करा को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। शर्करा को एल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। नेक्स्ट बात, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन का नियंत्रण करना है। नाइट्रोजन की क्वांटिटी को, जैसे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है ना, तो अगर नाइट्रोजन का नियंत्रण करना है यानी कि पेड़ पौधों के लिए या कौन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है पेड़ पौधों के लिए नाइट्रोजन, तो किसके द्वारा होगा? तो राइजोबियम नाम का जीवाणु, जितने भी फलीदार पौधे होते हैं जैसे मटर है, ग्वार फली है ना, या चमला फली है, जितने भी जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का कंट्रोल रखता है या नियंत्रण रखता है। मलेरिया कौन सा रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया कौन सा रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है जो कि प्लाज्मोडियम वायरस के द्वारा होता है और मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो उसका वाहक है। दही में कौन सा जीवाणु, पहले बता चुके हैं, दही में जो जीवाणु पाया जाता है, दही में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, नेक्स्ट है फसल क्या है? पहले तो फसल उगाने से पहले प्रथम चरण कौन है, ये क्वेश्चन तो हम जान गए, लेकिन अपना जो क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं? फसल एक निश्चित किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उगाना, यानी एक निश्चित किस्म के पौधे को बड़े जगह पर लगाना या बड़े पैमाने पर बोना क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। अब फसल लगाते हैं, फसल के प्रकार रबी खरीफ आप सब जानते हैं। फसल लगाने के लिए जो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप, वो कौन सा है? फर्स्ट स्टेप है मिट्टी को तैयार करना। मिट्टी को तैयार करने में क्या आता है? तो आप जानते हो जुताई, मिट्टी को उलटना पुलटना जुताई कहलाता है। उसके बाद पाटा फेरना, मिट्टी को समतल करना, ये भी मिट्टी को तैयार करने के अंतर्गत ही आता है।
फिर आती है फसल के प्रकार जो होते हैं रबी और खरीफ। रबी शीत ऋतु में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। उदाहरण है इसके गेहूं, चना, मटर, गेहूं, चना, मटर। खरीफ जिसे हम ऑब्वियसली जिस ऋतु में बोते हैं वो है वर्षा ऋतु, और जून जुलाई में इसको हम लगाते हैं और नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर में इसको कट कर लेते हैं यानी काट लेते हैं। अब नाम ना थ्रेसिंग, गेहूं को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट रासायनिक उर्वरक का उदाहरण दीजिए यूरिया। यूरिया का कोई फॉर्मूला पता है? यूरिया का जो सूत्र है या यूरिया का जो फॉर्मूला है NH2CO, NH2, और दूसरा उदाहरण है सुपर फास्फेट। नेक्स्ट है कार्बनिक खाद। नेचुरली होता है कार्बनिक खाद, जैसे पशु अपशिष्ट है, गोबर है, मूत्र है, पादप के अवशेष है, ये सारे जो है कार्बनिक खाद के उदाहरण है। रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी से बनाया जाता है। रेयन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि इसे काष्ठ लुगदी यानी लकड़ी का जो बुरादा होता है उस काष्ठ लुगदी से इसको तैयार किया जाता है, इसीलिए संश्लेषित रेशा नहीं कहलाएगा। पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रो रसायन यानी कच्चे माल से तैयार किए जाने वाले जो रेशे होते हैं उन्हें हम पेट्रो रसायन कहते हैं। कच्चे माल से तैयार किए जाने वाले रेशे को हम पेट्रो रसायन कहते हैं। धातु है यानी मेटल, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो कौन सी गैस निकालेगी? आपने सुना हो कि जिंक के कुछ टुकड़ों के साथ यदि सल्फ्यूरिक एसिड को मिला दिया जाता है तो एक पपेट साउंड होता है। तो वो पपेट साउंड किसके कारण होता है? तो वो पपेट साउंड होता है हाइड्रोजन गैस के कारण होता है। CNG का पूरा नाम CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाती है, यानी CNG का फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस के नाम से भी इसे जाना जाता है। घरों में काम में आने वाला द्रव ईंधन कौन सा है? तो LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रव ईंधन के रूप में पाया जाने वाला ये एक प्रकार का द्रव ईंधन के रूप में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन हुए कुछ नॉर्मल क्वेश्चन। अब कुछ हम केमिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ ऐसे क्वेश्चन और भी जो दैनिक जीवन में या अपने लिए इंपॉर्टेंस रखते हैं। तापमान का SI मात्रक क्या है? तापमान का SI मात्रक क्या है? तो केल्विन है। तापमान का SI मात्रक क्या है? केल्विन। सेल्सियस, फ़ारेनहाइट भी होते हैं, लेकिन इसका जो अंतरराष्ट्रीय मात्रक है जो वो है केल्विन। कौन है? केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट 290, देखो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो +273 किया जाता है, और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो -273, और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो उसका जो फॉर्मूला है वो एक सिंपल सा है, F = 9/5 × 6 + 32। ये फ़ारेनहाइट को अगर नहीं सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो इसका एक ये फॉर्मूला है, ध्यान में रखें। 9/5 × C + 32। देखिए नेक्स्ट अगला, वायुमंडलीय दाब पर यानी सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373। देखो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। क्वथनांक क्या होता है? क्या है? किसी भी द्रव का उबलना क्वथनांक कहलाता है, और जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसको केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन को भी कह सकते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कुछ ठोस पदार्थों का विशेष गुण होता है कि बिना द्रव अवस्था में आए हुए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैस से ठंडे में, गैस से वापस ठोस में चले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उदरोत्पादन कहते हैं। शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस का फॉर्मूला क्या है? तो ठोस CO2 यानी सॉलिड CO2 शुष्क बर्फ का जो फॉर्मूला है, ठीक है, ड्राई आइस। पास्कल, पास्कल निम्न में से किस भौतिक राशि का इकाई है? दाब की खोज करता थे पास्कल, इसीलिए इनके सम्मान में दाब का जो मात्रक रखा वो पास्कल रखा। नेक्स्ट, पीतल के अवयव। पीतल के अवयव यानी पीतल एक मिश्र धातु है, ये आप जानते हैं। 2 या 2 से अधिक धातु अधातु के मतलब धातुओं के संयोग या अधातु का संयोग करके जो बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कह सकते हैं या मिश्र, ठीक है, मिश्रातु भी कहते हैं, मिश्रादि भी कहते हैं। तो पीतल के अवयव है जिंक और कॉपर, और जिंक और कॉपर को बनाने के लिए जिंक 70% होता है और कॉपर जो होता है वो 30% होता है। अब बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाया जाता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं। उदरोत्पादन के 2 उदाहरण लिखिए। कपूर,
नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। ये उध्रुवपातन जो कुछ ठोस पदार्थों को विशेष गुण होता है कि गर्म करने पर द्रव अवस्था में और ठंडे करने पर पुनः गर्म करने पर गैस अवस्था में चले जाते हैं, द्रव अवस्था पाई नहीं जाती है और वापस इस गैस को ठंडा करोगे तो वापस वो ठोस में आ जाते हैं। उपधातु, धातु अधातु दोनों के गुण जो प्रदर्शित करते हैं हम उन्हें उपधातु कहते हैं। और उपधातु का जो उदाहरण है बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। ठीक है, ठंडे होने पर तो अधातु के जैसे, गर्म होने पर धातु के जैसे बिहेवियर करने लगे, दोनों के कैरेक्टर पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए, अगर कमरे के तापमान पर कौन सी धातु और अधातु, हम दोनों उदाहरण पूछते हैं, कमरे के तापमान पर कौन सी धातु है तो वो है मरकरी जिसका प्रतीक है Ag, और अधातु के बारे में बात करें तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो सिंबल है वो Br है। परमाणु की त्रिज्या को किसके द्वारा मापा जाता है? परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। एक AMU किसके बराबर होता है तो C12 समस्थानिक के परमाणु भार के 12वें भाग बराबर होता है, परमाणु भार के 12वें भाग के बराबर होता है। ओजोन अणु की परमाणुकता कितनी है? ओजोन का फॉर्मूला है O3। तो ओजोन के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु? 3 है, तो परमाणुकता कितनी होगी? 3। अगर ऑक्सीजन की गैस की पूछता तो 2 होती, नाइट्रोजन गैस की पूछता तो 2 होती। नेक्स्ट, आवोगाद्रो संख्या का क्या मान है? आवोगाद्रो संख्या का मान सिंपल सा है, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6.22 इंटू 10 टू पावर 23 आवोगाद्रो संख्या का मान है। नेक्स्ट, ये आवोगाद्रो संख्या का मान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? सल्फर के एक अणु में सल्फर के कितने परमाणु होते हैं? सल्फर के एक अणु में 8 परमाणु होते हैं, यानी S8। ठीक है, यानी 8 परमाणु होते हैं। फास्फोरस के एक अणु P4 फॉर्मूला होता है, तो फास्फोरस कितने टोटल? 4, तो 4 परमाणु उसके अंदर पाए जाते हैं, एक अणु के अंदर। अल्फा कण का संबंध किससे है, या अल्फा प्रकीर्णन का संबंध किससे है? तो रदरफोर्ड के परमाणु से है, जो कि हीलियम के द्विआवेशित कण होते हैं। ठीक है, जिनकी बम्बार्ड हम सोने की पतली परत पर करवाते हैं और जिसके बहुत सारे निम्नलिखित परिणाम होते हैं। परमाणु के नाभिक का पता लगाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड जो कि धनावेशित भाग होता है, परमाणु को बताया था। किस परमाणु के m कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? देखो, आप जानते हैं अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2n² है। क्या है? 2n²। और ये नाभिक होता है, नाभिक के बाहर K, फिर L, फिर M। तो 2n² से K नंबर 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो अब 2 इंटू 3 का स्क्वायर रखेंगे, 2 इंटू 3 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 इंटू 9 इट मीन्स 18। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 18 होंगे। ठीक है, जय हिंद बेटा, अच्छे से पढ़ाई करें और फोकस करें ताकि आप अच्छे से बेसिक नॉलेज के समझें और अपने भविष्य को और भी अच्छा कर पाए। जय हिंद।